कहानी शुरू होती है एक जंग से, जहां वेस्टर्न हिल्स बॉर्डर के साउथ का सारा एरिया दुश्मनों ने कब्जा कर लिया था। इंसानों को गुलाम बना लिया गया और उन्हें जानवरों की प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जाने लगा। कुछ वक्त बाद सीज फायर हुआ और दिखने में तो सब शांत लग रहा था, पर यह सिर्फ नाम की शांति थी। लोकेशन है वेस्टर्न हिल्स सिटी का गवर्नर्स रेजिडेंस, जो अब बीस्ट्स ऑक्यूपाइड जोन बन चुका है। रात का वक्त है और पूरा महल रोशनी से जगमगा रहा है। अंदर एक बहुत ही बड़ी वेडिंग बैंक्वेट चल रही है। सप्लाईज की इतनी कमी होने के बावजूद यहां का नजारा बहुत ही रॉयल है। ये शादी गवर्नर और वेस्टर्न हिल्स के सबसे बड़े फाइनेंशियल ग्रुप के बीच एक पॉलिटिकल समझौता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हिस्ट्री में पहली बार एक इंसान और एक बीस्ट की शादी हो रही है, जिसे ये लोग शांति का प्रतीक कह रहे हैं। पार्टी में बड़े लोग मजे कर रहे हैं, तब अमीर लोग यूस देखकर चिढ़ने लगते हैं और कहते हैं कि इस भिखारी की वजह से उनका एपेटाइट खराब हो रहा है। वो मासूम बच्चा एक केक के स्लाइस के लिए रिक्वेस्ट करता रहे और कहता है कि आज उसकी छोटी बहन का बर्थडे है, पर वहां की मेड्स यूज बुरी तरह छिड़क देती है और कहती है कि यहां कोई केक नहीं है। वो यूज वहां से निकालने को कहती है और यूज धक्का दे देती है। तभी वहां एक भयानक बीस्ट लॉर्ड आ जाता है और वो उन मेड से पूछता है कि क्या वाकई ब्लूबेरी केक खत्म हो गया है। बीस्ट लॉर्ड को देखकर मेड्स की हालत खराब हो जाती है और वो डर के मारे कांपने लगती है। बीस्ट लॉर्ड कहता है, अगर केक नहीं है तो मैं इस बच्चे को ही खा लेता हूं। और वो उस मासूम बच्चे को हवा में उठाकर अपने बड़े से मुंह की तरफ ले जाने लगता है। जैसे ही वो दैनव उस बच्चे को खाने के लिए उठाता है, तभी एक पत्थर जोर से उसके सर पर लगता है। ये देखकर वहां खड़े लोग हैरान हो जाते हैं। एक आदमी चिल्लाता है, ये रही वो लड़की, इसने ही पत्थर मारा है। वो मासूम बच्ची गुस्से में दैनव के सामने खड़ी हो जाती है और चिल्लाकर कहती है, ओए राक्षस, मेरे भाई को वापस छोड़ो। वहां खड़े लोग डर के मारे पीछे हटने लगते हैं। बीस्ट लॉर्ड उस बच्ची की तरफ देखता है और एक बेहद ही घिनौनी मुस्कान के साथ कहता है, तुम्हारा भाई? ओह, उसका स्वाद तो काफी अच्छा था। ये सुनकर वो बच्ची रोने लगती है। तभी वो राक्षस कहता है, लगता है तुम भी एक बेहद ही स्वादिष्ट डिजर्ट बनोगी। कहानी अब महल के अंदर के नजारे पर जाती है, जहां हर तरफ रौनक है और बड़े बड़े लोग बातें कर रहे हैं। एक शख्स गवर्नर की तारीफ करते हुए कहता है कि उनकी वजह से सीज फायर हुआ और अब वेस्टर्न हिल्स में फिर से रिकंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। वो कहता है कि लोग इसके लिए गवर्नर के शुक्रगुजार हैं। तभी जिन कॉरपोरेशन का चेयरमैन आगे आता है और शहर को फिर से बनाने में मदद करने की पेशकश करता है। सामने तख्त पर एक भयानक बीस्ट बैठा है, जिसके हाथ में एक इंसानी लड़की ब्राइड है। वो बीस्ट चेयरमैन, जिनको वेस्टर्न हिल्स रिजर्व बैंक का प्रेसिडेंट और इन्वेस्टमेंट ब्यूरो का डायरेक्टर बना देता है। वहां खड़े लोग आपस में चुगली करने लगते हैं। वो कहते हैं कि जिन ने बहुत बड़ी पोस्ट्स हासिल कर ली है, लेकिन युआन फाइनेंशियल ग्रुप के सामने ये कुछ भी नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले ही दुश्मनों से हाथ मिला लिया था और अब अधि इंडस्ट्रीज उनके कब्जे में है। लोग उस ब्राइड को देखकर भी बातें कर रहे हैं कि वो गवर्नर बीस्ट के सामने कितनी छोटी दिख रही है। तभी गवर्नर एक जोरदार ताली बजाता है और कहता है, अब जब सब गेस्ट्स आ चुके हैं तो चलिए प्लान के मुताबिक आगे बढ़ते हैं। महल के अंदर अचानक हंगामा हो जाता है। एक गेस्ट चिल्लाता है, मिस युआन, आप ये क्या कर रही हैं? क्या आप हमें चराई बेट की तरह इस्तेमाल कर रही हैं? दूसरा कहता है कि वो यहां रेबल स्कम के साथ नहीं रुक सकता, ये बहुत खतरनाक है। गार्ड उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि सब कुछ कंट्रोल में है।
और वो सब यहां सेफ है। लेकिन तभी एक जोरदार धमाका होता है। बूम! महाल की छत फट जाती है। ऊपर से कोई बहुत ही भयानक चीज नीचे गिरती है, जिससे पूरे हॉल में अफरा तफरी मच जाती है। हॉल में मौजूद लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं। हर तरफ खून और तबाही दिख रही है। गेस्ट्स डर के मारे अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। धुएं के बीच से एक लड़का सामने आता है। उसके हाथ में उस बीस्ट लॉर्ड का कटा हुआ सर है। वो मुस्कुराकर कहता है, लगता है मैं थोड़ा लेट हो गया। उसे देखकर लोग और डर जाते हैं। ये क्या है? भागो यहां से! हॉल में भागदौड़ मच जाती है। गेस्ट्स गुस्से और डर में चिल्लाते रहे, किसकी हिम्मत हुई गवर्नर की शादी में खलाल डालने की? क्या ये मरना चाहता है? हमें तो कहा गया था कि हम सेफ हैं। तभी वो ब्राइड, मिस युआन, स्टेयर से नीचे आती है। वो उस लड़के को पहचान लेती है और कहती है, तो वो तुम हो, जुओ ची, ए रैंक वांटेड क्रिमिनल। वो गुस्से में कहती है कि वो रेबल्स का शिकार करने में बिजी थी और उसका इरादा तुम जैसे छोटे मोटे शिकार, स्मॉल फ्राई, से खुद निपटने का नहीं था। मिस युआन कहती है कि ये सब सिर्फ यूज बाहर निकालने के लिए एक जाल था। वो आगे कहती है, लेकिन तुम यहां हो, इसका मतलब तुम्हारे लोग अब तक मारे जा चुके होंगे। जुओ ची ये सुनकर डरता नहीं है, बल्कि एक खतरनाक मुस्कान के साथ कहता है, अगर वो मेरे ट्रेनिंग के बाद भी उन गुलामों नाकी से मारे गए तो वो कचरा थे और उनका मारना ही ठीक था। जुओ ची की ये बात सुनकर सब दंग रह जाते हैं। मिस युआन उसकी बातों का मजाक उड़ाते हुए कहती है, मुझे ऐसे मर्द पसंद नहीं जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और फिर वो चिल्लाती है, जुओ ची को अभी पकड़ो। गार्ड्स तुरंत यस मिस कहकर अपनी तलवारें और भले स्पीयर्स लेकर जुओ ची पर हमला कर देते हैं। जुओ ची एकदम शांति से खड़ा रहता है और कहता है, तुम लोगों का हौसला काफी अच्छा है। अगले ही पल वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। स्काई सेवरिंग स्लैश! हॉल में एक बहुत बड़ी और तेज रोशनी फैल जाती है। जुओ ची इतनी तेजी से हमला करता है कि किसी को कुछ समझ नहीं आता। वो कहता है, पैथेटिक, जलील, तुम लोग तो मेरे और अपने बीच का फर्क तक नहीं देख सकते। मिस युआन हैरानी से देखती है कि उसका एक्स रैंक हंटर और 3 ए रैंक हंटर्स सिर्फ एक पल में ढेर हो गए। हॉल का फर्श अब उन गार्ड्स के खून से भरा हुआ है जो जुओ ची को पकड़ने आए थे। जुओ ची अब मिस युआन की तरफ कदम बढ़ाता है और टॉन्ट मारते हुए पूछता है, मिस युआन, क्या यही आपके शिकारी कुत्ते, अटैक डॉग्स थे? जुओ ची को अपनी तरफ बढ़ते देख मिस युआन बुरी तरह डर जाती है। उसके पसीना छूटने लगता है और वो मन ही मन सोचती है, नहीं, मैं यहां नहीं मार सकती। मेरे सपने, मेरी इतनी सालों की मेहनत, सब खत्म हो जाएगा। जुओ ची उसके पास से गुजरते हुए ठंडा सा जवाब देता है, हट जाओ यहां से, मैं औरतों को नहीं मारता। मिस युआन को पहले तो यकीन नहीं होता, पर फिर वो मन ही मन उस पर हंसती है और सोचती है, ये औरतों को नहीं मारता, कितना बेवकूफ है। इसे अपने इस फैसले पर बहुत पछतावा होगा। जुओ ची आगे बढ़कर सीधा गवर्नर बीस्ट की तरफ एक पावरफुल एनर्जी स्लैश मारता है। वो रुकता है और मिस युआन की तरफ देखकर एक तंज टॉन्ट मारता है, ओ वेट, तुमने तो एक जानवर से शादी की है, तो क्या अब तुम औरत भी रही? शायद तुम अब इंसान भी नहीं रही, है ना? तभी वो बड़ा बीस्ट गवर्नर खड़ा होता है। वो जुओ ची की ताकत देखकर कहता है, तुम काफी इंटरेस्टिंग हो। गवर्नर हैरानी से पूछता है, तुम्हारे अंदर मैजिक का कोई नामो निशान नहीं है, ना तुम हंटर हो ना ही कोई बीस्ट, फिर भी तुम इतने ताकतवर कैसे हो? जुओ ची एक हल्की सी स्माइल के साथ अपना मुक्का तैयार करता है और कहता है, हाँ, इसे याद रखना, इसे कहते हैं मार्शल आर्ट्स। वो पूरी जान लगाकर
एक जोरदार पंच मारता है। धमाका इतना जोरदार होता है कि पूरा माहौल हिल जाता है और चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है। इतने बड़े धमाके के बाद भी गवर्नर बीस्ट को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो हंस कर कहता है, बस इतना ही? क्या यही है तुम्हारी सो कॉल्ड मार्शल आर्ट्स? वो आगे बताता है कि उसकी बिरादरी ने एक बार ऐसी दुनिया पर कब्जा किया था जहां मार्शल आर्टिस्ट्स का राज था। वो कहता है, वहां कुछ लोग खुद को बहुत ताकतवर समझते थे, पर अफसोस मुझे एक भी ऐसा नहीं मिला जो मुझे टक्कर दे सके। गवर्नर जुओ ची का हाथ पकड़ देता है और उसे नीचा दिखाते हुए कहता है, इस दुनिया के मार्शल आर्टिस्ट्स सब कचरा है, हंटर से भी गाय गुजरे। मुझे लगा था आज किसी असली वॉरियर से मिलूंगा, पर तुमने तो निराश डिसअपॉइंट कर दिया। लेकिन तभी पासा पलट जाता है। जुओ ची के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आती है और वो अपनी असली पावर्स एक्टिवेट करता है। गोल्डन शील्ड लेवल 18। अगले ही पल वो आयरन वेस्ट लेवल 12 का इस्तेमाल करता है, जिससे गवर्नर की पकड़ टूटने लगती है। जुओ ची की बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगती है। उसकी स्किन एक रेड आर्मर जैसी बन जाती है। ब्लैक डीमन टायरेंट बॉडी लेवल 16। गवर्नर डर के मारे चिल्लाने लगता है। जुओ ची एक भयानक रूप ले लेता है। उसके सर पर एक सींग हॉर्न निकल आता है और वो इतनी ताकत से गवर्नर पर टूट पड़ता है कि पूरे महल में उसके हड्डियां टूटने की आवाज गूंज जाती है। अपने मसल्स को स्ट्रेच करते हुए जुओ ची कहता है, अपने शरीर को इस तरह खोलना बहुत सुकून देता है। अब उसने गोल्डन बॉडी लेवल 3 भी एक्टिवेट कर ली है। वो गवर्नर को इतनी जोर से लत मारता है कि वो दीवार तोड़ते हुए हॉल के कोने में जा गिरता है। गवर्नर खून थूकते हुए चीखता है, तुम इंसान नहीं हो, तुम आखिर हो क्या? जुओ ची उसके चेहरे को अपने हाथ से जकड़ लेता है और कहता है, तुम जैसे जानवर जो इंसानों को खाते हैं, वो मार्शल आर्ट्स की असली खूबसूरती कभी नहीं समझ पाएंगे। वो आगे समझाता है, मार्शल आर्ट्स की सबसे ऊंची मंजिल एक इमॉर्टल बनना है, एक ऐसी कहानी जो कभी खत्म नहीं होती। जुओ ची की आंखें चमकने लगती है और वो गरजते हुए कहता है, मैं वो हूं जिसने इंसानी हड्डों की लिमिट्स को पार कर लिया है और असली इमॉर्टैलिटी हासिल की है। मैं एक ट्रू इमॉर्टल हूं। मार्शल वर्ल्ड के अंदर कई साल पहले एक ऐसा वॉरियर था जिसका नाम सुनते ही पूरी दुनिया कांप उठती थी। उसने अकेला ही काउंटलेस सेट्स को चैलेंज कर दिया और आज 5 पीक सॉर्ड अलायंस का लीडर भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। लीडर ने अपनी फुल पावर रिलीज की, आसमान तक हिल गया, पर्पल एनर्जी हर डायरेक्शन में फैल गई। लेकिन तभी एमसी सिर्फ मुस्कुराया। बस इतनी ही ताकत है? ये लाइन सुनते ही सबकी आंखें शॉक से खुल गई। उसके फिंगर से निकली टेरिफाइंग ऑरा ने एनिमी के अटैक्स को 1 सेकंड में डिस्ट्रॉय कर दिया। 5 पीक सॉर्ड अलायंस का लीडर समझ गया, जिस इंसान से वो लड़ रहा है वो नॉर्मल कल्टिवेटर नहीं, वो एक मॉन्स्टर था जो गॉन्स को भी चैलेंज कर सकता था। अगला अटैक इतना डेंजरस था कि पूरा बैटलफील्ड शेक होने लगा। लेकिन एमसी ने बिना एफर्ट के उस अटैक को हवा में ही रोक दिया। जब सबको लगा बैटल खत्म हो गई, तब एमसी ने अपनी असली पावर रिलीज की और उस मोमेंट के बाद मार्शल वर्ल्ड कभी पहले जैसा नहीं रहा। तभी 5 सेक्ट के लोगों ने एक बंदे ने अपने ही लोगों को बिट्रेल कर दिया और एक बंदे के अंदर टेंटिकल्स घुसा दिए अपने मॉन्स्टर के सहारे। और तभी उसका बंदा बोलता है, भाई तूने हमारे साथ एक ऐसा बिट्रेल किया है जो कभी माफ नहीं होगा। और तभी हमारा एमसी आ जाता है वहां पे और अपने गुंडे के साथ फाइट करने लगता है, जो सेक्ट मास्टर होने का नाटक करता है, लेकिन वो सेक्ट मास्टर नहीं, वो बीस्ट के साथ मिल चुका था और अपना एमसी उसे रोकने के लिए
तेजी से उसके पास आ जाता है और उसे हैरान कर देता है। तभी सफेद बालों वाला उससे कहता है, कुत्ते तुझे मैं आज मार डालूंगा। तभी अपना एमसी बोलता है, दम है तो मार के दिखा, तेरी लुल्ली में ना काट दिया तो मेरा नाम बदल देना। तभी उसका जो गोश्त सहपाठी है उसने कहा, चलो अटैक करते हैं, और उसको उसके पास अटैक करने के लिए चले गए। लेकिन अपने एमसी ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक ऐसा पंच मारा, उसकी स्टारलाइट ब्लू फ्लेम को एक ही झटके में गायब कर दिया। और तभी दोनों के बीच एक ऐसा टकराव शुरू हो गया, जो टकराव सदियों में एक बार होता है। ऐसा टकराव जो जुजुत्सु काइसन जैसा होता है, लेकिन जुजुत्सु काइसन नहीं, ये एक मार्शल आर्ट है। और आजकल बहुत ज़्यादा तगड़ी फाइट के साथ, और अपने जो विलन व्हाइट बालों वाला काला कुतुआ था उसके हाथ से खून निकलने लगता है। और तभी एमसी को देख के बोलते हैं, एमसी तू तो गया बहन का लौरा। और तभी हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। बाय बाय, कल मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ। तभी अचानक विलेन एक अजीब और रहस्यमयी काकून कोकून के अंदर बंद हो जाता है, जो चारों तरफ से एक भयानक पर्पल बैगनी ऑरा से घिर जाता है। वहां खड़ा हर एक शख्स ये देखकर शॉक हो जाता है, यहां तक कि हमारा एमसी भी गहरे सदमे में उसे फटी आंखों से देखने लगता है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। वो काकून अचानक आसपास के सभी लोगों से उनकी लाइफ एनर्जी, जीवन शक्ति को तेजी से सोखना शुरू कर देता है। सब तड़पने लगते हैं, और देखते ही देखते बस एक ही झटके में वो विलन पूरी तरह से इवॉल्व हो जाता है। मॉन्स्टर्स खुशी से झूमते और चिल्लाते हुए, हाँ, हमारे लीडर अब एक इमॉर्टल बीस्ट बन चुके हैं। तभी उस विलेन के शरीर से बड़े बड़े खूंखार पंख निकल आते हैं। वो हवा में उड़ते हुए नीचे देखता है। विलेन घमंड और भारी आवाज में, ज़ूची, ये तुम्हारा आखिरी मौका है, मेरे साथ आ जाओ। ये दुनिया पहले ही मर रही है, खत्म हो रही है। हम दोनों मिलकर इस पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना लेंगे। एमसी ज़ूची गुस्से में थूकते हुए, एकदम निडर होकर, चूतिया है क्या बे? अपने आप को देख, पहले बिल्कुल काला कौवा लग रहा है। मैं तेरी इन घटिया बातों में कभी नहीं आने वाला। तूने सिर्फ इस ताकत के लिए पूरे मार्शल आर्ट्स को धोखा दिया। एमसी के ये शब्द खत्म भी नहीं हुए थे कि बूम, विलेन इतनी तेज रफ्तार से एमसी के पास पहुंचता है कि एमसी की आंखें उसकी स्पीड को देख भी नहीं पाती। पलक झपकते ही विलेन उसके सीने पर एक ऐसा खतरनाक स्ट्राइक करता है कि उसकी छाती चीर देता है। खून की धार बह निकलती है। एमसी ज़ूची दर्द से कराहते हुए गुस्से में चिल्लाता है, यू बास्टर्ड, तूने मुझ पे छुपकर अटैक किया, लौड़े। विलेन एमसी की बात पर ध्यान नहीं देता। वो अपनी नई ताकत से उस दुनिया को खत्म करके एक नई दुनिया का पोर्टल रास्ता खोल लेता है। वो अपने मॉन्स्टर्स की सेना की तरफ देखता है। विलन क्रूर मुस्कान के साथ, चलो अब दूसरी दुनिया को खत्म किया जाए। विलेन अपने मॉन्स्टर्स के साथ उस पोर्टल के अंदर चला जाता है, और तभी वो पोर्टल बंद हो जाता है। एमसी जमीन पर तड़प रहा है, उसका खून बह रहा है। एमसी ज़ूची हवा में हाथ उठाते हुए, आखिरी सांस तक हार न मानते हुए, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं यहाँ इस तरह नहीं मर सकता। और तभी मौत के आगोश में जाने के बजाय एक चमत्कार होता है। वहां से शुरू होता है द डिवाइन रीबर्थ, दिव्या रीबर्थ। जब एमसी की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को वेस्टर्न हेल्स के एक अनजान होटल के लग्जरी रूम में पाता है। उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न है, क्योंकि उसे अच्छी तरह याद है कि उस कमीने क्विन यान चिन यान ने उसे जान से मार दिया था। लेकिन तभी उसे बाहर से बहुत तेज और गुस्से से भरी आवाजें सुनाई देती हैं, हमें वेस्टर्न हेल्स वापस दो, नहीं तो हम सबको मार देंगे। एमसी हैरान होकर आसपास देखता है और सोचता है, मैं इस लग्जरी रूम के अंदर कैसे पहुंच गया? ऐसा आलीशान कमरा और फर्नीचर तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। वॉइस ओवर। लेकिन तभी एमसी की नज़र नीचे फर्श पर पड़ती है और उसके होश उड़ जाते हैं। वहां चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं। एमसी सोच में पड़ जाता है कि इतने सारे लोग यहाँ कैसे मरे पड़े हैं, और इनके कपड़े भी बिल्कुल अजीब हैं, जो उसने पहले कभी नहीं देखे। तभी उसे अपने शरीर में एक भयानक दर्द का एहसास होता है। जब वो खुद को देखता है तो उसे असली सच्चाई का पता चलता है। वो अपने असली शरीर में नहीं, बल्कि किसी और की बॉडी में रीइंकारनेट पुनर्जन्म हो चुका है, और ये बॉडी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। एमसी खुद से कहता है, शिट, मैं तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, मेरी आंखें धुंधली हो रही हैं, मैं फिर से मरना नहीं चाहता। वॉइस ओवर। तभी रूम का दरवाज़ा झटके से खुलता है और एक बंदा ज़ोची ज़ोची ज़ोर से चिल्लाते हुए अंदर आता है। लेकिन अंदर का खौफनाक मंजर देखकर वो पूरी तरह हैरान रह जाता है। वो चिल्लाता है, ओह शिट, ये जैस्मिन जैस्मिन तो मर चुका है, तुमने उसे मार दिया? वो फॉरेन अफेयर्स का मिनिस्टर था, उसे बस किडनैप करना था, तुमने उसे जान से क्यों मार दिया? जोची एमसी की कमजोर हालत को देखकर वो आगे बोलता है, नहीं, उसे मारना ही सही था, वो अपने देश के लिए एक गद्दार था। पर अब इसकी मौत के बाद पीस ट्रीटी शांति समझौता नहीं होगी, सब पोस्टपोन हो जाएगा। वो तुरंत एमसी के पास जाता है और उसकी सांसें चेक करता है। थैंक गॉड तुम अभी भी जिंदा हो।
वो चश्मा पहने हुआ बंदा जल्दी से एमसी को उठाकर हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करने लगता है। वॉइस ओवर। लेकिन तभी उनका रास्ता रोकने के लिए एक घमंडी हीरो रूम में एंटर करता है। ये कोई आम बंदा नहीं, बल्कि एसआईबी स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक ऑफिसर है। वो जमीन पर पड़ी लाशों को अपने पैरों से कुचलते हुए आगे बढ़ता है और ताना मारते हुए बोलता है, वो मर गया? डैम फकिंग ग्रेट। तुम लोगों ने घर में घुसकर उसे मार दिया। बाहर प्रोटेस्टर्स बढ़ते जा रहे हैं और तुमने उसे ही ढेर कर दिया। तभी एसआईबी का बंदा एक ऐसी सच्चाई बताता है जिसे सुनकर किसी का भी खून खौल उठे। वो बोलता है, इंसानों और बीस्ट्स के बीच शांति बनाए रखने के लिए हमने वेस्टर्न हेल्स उनको दे दिया है, क्योंकि बीस्ट्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और हम उनसे लड़ नहीं सकते। और वो उन्हें धमकाने लगता है। ये सुनकर वो चश्मे वाला बंदा गुस्से में चिल्लाता है, तुम लोग इंसानियत के गद्दार हो। तुमने इंसानों की जगह बीस को दे दी, और पीस के नाम पे अभी भी बहुत सारी जगह उन्हें दिए जा रहे हो। ये पीस चीटी बस एक मजाक है। एसआईबी का बंदा बिना किसी शर्म के हंसता है और बोलता है, हाँ वो तो है, पर कम से कम हम जिंदा तो हैं। अब तुम क्या चाहते हो, फिर से वेस्टर्न हेल्स पे लड़ाई हो और लोग जाने जाएं? इतना बोलकर वो गुस्से में उस बंदे का गला पकड़ लेता है, पर फिर झटके से छोड़ते हुए बोलता है, तुम लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। बॉर्डर पर बवाल और बड़े अफसरों की क्रूरता। सीन शिफ्ट होता है वेस्टर्न हिल्स के बॉर्डर पर, जहां हालात बेकाबू हो चुके हैं। 196 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स वहां बॉर्डर पर डटे हुए हैं और चिल्ला रहे हैं, कमीनों, हमें हमारा वेस्टर्न हिल्स वापस करो, तुम सब गद्दार हो। वहीं दूर खड़ा एक रेड कोट वाला बड़ा अफसर ये सब देख रहा होता है। वो बहुत ही ठंडे दिमाग से एसआईबी के बंदे से बोलता है, ये स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और तुम एसआईबी के बंदे होकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। एसआईबी का बंदा पास आकर एक खौफनाक सुझाव देता है, क्या इन सबको पकड़कर टेस्ट सब्जेक्ट बना दें? तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है। एमसी और वो दूसरा स्टूडेंट अब यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर जा चुके हैं। दोनों चल रहे होते हैं। तभी चश्मे वाला बंदा एमसी की तरफ चिंता से देखता है। चश्मे वाला बंदा, भाई तुम्हारे घाव अभी पूरी तरह भरे नहीं हैं, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। चलो यहाँ से सीधे रूम में चलते हैं। एमसी, नहीं, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। तभी एमसी अचानक रुक जाता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एमसी, रुको, ये क्या है? चश्मे वाला बंदा घबराते हुए, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई क्या? चलो सीधे हॉस्पिटल चलते हैं। एमसी शॉक होकर आसपास देखते हुए, ये जगह, ओ भाई ये कितना बढ़िया है, ये घर कितने बड़े बड़े हैं, ओ भाई ये तो कोई प्रिजन जेल जैसा लग ही नहीं रहा, ये तो हेवन स्वर्ग है। चश्मे वाला बंदा हंसते हुए, नहीं भाई, हम वेस्टर्न हेल्स के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग हमें कैदियों की तरह ट्रीट नहीं करते। तभी वहाँ कुछ और स्टूडेंट्स आ जाते हैं और उन्हें देखकर बातें करने लगते हैं। स्टूडेंट एक, तुम लोग तो बहुत बढ़िया हो यार, तुम लोगों ने फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर का हत्या कर दिया। अब तो पीस ट्रीटी शांति समझौता साइन ही नहीं होगा। स्टूडेंट दो, भाई तुम लोग तो जेल में फेमस हो गए हो। तभी भीड़ को चीरते हुए एक रेड हेड लाल बालों वाला बंदा गुस्से में आगे आता है। रेड हेड बंदा, तुम लोग उसको मार के इसको हीरो समझ रहे हो, कहीं तुम लोग वहम में तो नहीं जी रहे? चश्मे वाला बंदा गुस्से में, झो तुम ये क्या बकवास बोल हो चुकी है। रेड हेड बंदा, यहाँ से निकल जाओ। ये एमसी अपने आप को हीरो समझता है क्या? चूतिए तुम सब हो, तुम लोग प्रोटेस्ट धरना करते हो और डिप्लोमेट्स को मार डालते हो। अपने आप को क्या समझते हो, लौड़े हो तुम सब? आसपास के स्टूडेंट्स चिल्लाते हुए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चश्मे वाला बंदा, अरे उसको मार के एमसी ने अपनी लाइफ रिस्क में डाल दी और तुम उसे गाली दे रहे हो। रेड हेड बंदा गले की नसें फुलाकर गुस्से में, पिछले 3 दिनों में 5 स्टूडेंट्स को पूछताछ के लिए ले जाया गया है और उनमें से एक भी वापस नहीं आया, इसलिए मुझे कुछ मत बोलो। तभी अचानक माहौल शांत हो जाता है, क्योंकि वहां एक लाल कोट वाला बंदा एंट्री लेता है। उसे देखकर सब सहम जाते हैं। रेड कोट वाला बंदा मुस्कुराते हुए, तुम लोग कैसे हो? सबके मन में डर और चिढ़ के साथ ये कमीना बिल्कुल गलत वक्त पे आ गया। रेड कोट वाला बंदा सबकी तरफ देखते हुए, रिलैक्स करो। कोट वाले बड़े अफसर से जो ताली बजाते हुए बड़ी अकड़ में कहता है, मैं यहाँ तुम लोगों को कुछ एंटरटेनमेंट देने आया हूँ। तभी उसके इशारे पर कुछ लोग हाथ में एक टीवी लेकर कमरे में आते हैं। टीवी को देखकर हमारा जोची मन ही मन सोचता है, ओह लग्जरी घर और साथ में एंटरटेनमेंट भी। चलो अभी के लिए मैं जेल तोड़ने का आइडिया ड्रॉप कर देता हूँ। एमसी मासूम बनते हुए उनसे पूछ बैठता है, ये क्या है, क्या ये सच में काम भी करता है? तभी वो रेड कोट वाला बंदा हाथ में रिमोट लेता है और हंसते हुए बोलता है, हाँ जोची, तुमने फॉरेन मिनिस्टर को मारकर अच्छा नहीं किया, लेकिन खैर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा। इतना कहकर वो टीवी चालू कर देता है। स्क्रीन पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही होती है, जहां एंकर बोल रही होती है, दूसरी दुनिया से हमारी दुनिया जुड़ने के बाद इंसानियत बड़े खतरे में आ गई थी। 20 हमारी दुनिया में घुस आए और दोनों के बीच एक दर्दनाक लड़ाई हुई। इस जंग में जितने इंसान मरे उतने ही बीस्ट्स भी मारे गए। इसीलिए आज वेस्टर्न हेल्स के बॉर्डर पर ह्यूमंस और बीस्ट्स के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौता साइन हो रही है। तभी टीवी स्क्रीन पर एक दिल दहला देने वाला सीन दिखाया जाता है, जहां इंसान और एक बीस्ट गॉड आपस में हाथ मिला रहे होते हैं। न्यूज़ में बताया जाता है कि अब से बॉर्डर एक डिवाइडिंग लाइन होगी, जिसके तहत पूरा साउदर्न रीजन बीस्ट को सौंप दिया गया है और अब वहां सिर्फ बीस्ट का राज होगा।
ये खबर सुनते ही वहां मौजूद एक बंदा घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता है और रोते हुए चिल्लाता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, पीस ट्रीटी सच में साइन हो गई। वो चश्मे वाला बंदा भी सदमे में आ जाता है और कहता है, ये नामुमकिन है, ये फेक न्यूज़ है। जब फॉरेन मिनिस्टर मारा जा चुका है तो ये समझौता इतनी जल्दी कैसे साइन हो गया। उनकी बात सुनकर रेड कोट वाला अफसर ठिठोली उड़ाते हुए बोलता है, एक मिनिस्टर के मरने से क्या दो बड़ी प्रजातियों के बीच का ये समझौता रुक जाएगा? कितने मूर्ख लोग हो तुम सब। और तभी वो रेड कोट वाला बंदा अपनी रीढ़ की हड्डी कैंपा देने वाली खतरनाक डार्क एनर्जी रिलीज करता है। पूरा कमरा उस प्रेशर से कांपने लगता है। वो आंखें तरेर कर बोलता है, तुम लोग अब कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। गवर्नमेंट ने तुम सबको मरने के लिए छोड़ दिया है। अब वो अपने कीमती रिसोर्सेज तुम जैसे कचरे पर बर्बाद नहीं करेगी। अब से तुम सब हमारे लिए सिर्फ टेस्ट सब्जेक्ट हो। ये सुनकर चश्मे वाला बंदा चीखता है, क्या नहीं, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। रेड कोट वाला अफसर अपने नुकीले दांत दिखाते हुए क्रूरता से हंसता है और कहता है, तुम लोग ही ह्यूमंस और बीस्ट्स का फ्यूचर बनोगे। तुम सब हमारे लैब के चूहे हो। और सुनो, आज के एक्सपेरिमेंट का हमारा पहला सब्जेक्ट होगा जूलॉजी। सब लोग डर के मारे कांप रहे होते हैं, लेकिन तभी बारी आती है हमारे एमसी की। एमसी बड़े आराम से खड़ा होता है और अपनी कातिलाना नज़रों से उस अफसर को देखते हुए बोलता है, तुम्हारी बकवास खत्म हो गई? तुम क्या सोचते हो अपनी इस छोटी सी लैब और घटिया ट्रिक से तुम इंसानों को बीस्ट बना दोगे? सच कहूं तो मैं तुम्हारी इन बातों से बुरी तरह बोर हो चुका हूं। तुमने कहा था ना कि तुम एंटरटेनमेंट देने आए हो, पर अफसोस मैं बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं हूं।